हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है एंड आप सभी को मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में। और जैसा कि आपको पता है, कंप्लीट कोर्स आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, मिलेगा क्या, मिल ही रहा है। मतलब दिमाग से एक बात ये निकाल देना, मेरे को बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स बेटा आपको ट्रेंडिंग ट्यूटर पे फ्री कराया जा रहा है। मीन्स आपको कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो बोर्ड्स के हों। बच्चों के मन में बहुत डाउट आ रहा है, सर बोर्ड्स के लेक्चर हो जाएंगे? ठीक है, बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या ये सफिशिएंट है? बिल्कुल बेटा। ठीक है, बोर्ड्स में आपके मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आप तीनों सब्जेक्ट यहाँ पढ़ते रहे। ठीक है, अभी देखो मैं मैथ्स का एक क्लैरिफिकेशन देता हूँ आपको। मैथ्स में अभी जो प्योर चल रहा है वो बोर्ड्स के लिए चल रहा है। ठीक है, वो किसके लिए चल रहा है? बोर्ड्स के लिए चल रहा है। इसका रीज़न क्या है बेटा? 11th क्लास की ना मैं मैथ्स करा रहा हूँ और उसमें बेसिक मैथ्स के लेक्चर आ रहे हैं। एक लेक्चर आ चुका है, आज से लेक्चर कंटिन्यूटी में रहेंगे आपके, चाहे आप, ठीक है, मंडे टू सैटरडे जो भी आपका टाइम टेबल है ना वो आपका फॉलो हो जाएगा आज से। तो वहाँ पे मैं बेसिक मैथ्स करा रहा हूँ। और वो बेसिक मैथ्स करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है, मैट्रिक्स के दोबारा से क्वेश्चन आपको देंगे, सिर्फ और सिर्फ जेई के होंगे। ठीक है, बोर्ड्स के तो मैं यहाँ पे करा ही रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस ना रुके, मैथ्स के लेक्चर आते रहें इसलिए। जिसने बच्चे ने, अब बच्चे की चॉइस है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स देना है तो आपका हो जाएगा, जेई देना है तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स के बारे में ये थे। बाकी चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का हो, उसमें चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, बोर्ड्स की भी और जेई की भी। दूसरी चीज़, ठीक है, कि सर जेई में हमारे तैयारी है नहीं है, 11th बर्बाद है, कुछ भी है। तो बेटा अगर आप 12th में हो तो सिर्फ और सिर्फ फोकस रखो 12th पे। उसमें जितनी भी चीज़ें अगर मुझे चाहिए कि, ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर आपने देखा भी होगा, उसमें हमने वेक्टर सोल्व करा हुआ है ना, उसके बाद क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब लास्ट लेक्चर में लगभग एक 1.5 घंटे का लेक्चर था, उसमें मैं क्वेश्चन ना बहुत अच्छे करा सकता था, लेकिन मुझे पता है बच्चों की 12th है, बोर्ड्स भी देने हैं बच्चों को, और 11th थोड़ी सी बर्बाद है, तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता 11th वाले क्वेश्चंस डाल के। तो इसीलिए हमने ना उसको अलग करने का फैसला किया है। मीन्स मैं आपको पर्टिकुलर सेशन दूंगा जिसमें आपके सिर्फ जेई के ही क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है? तो जो बच्चों को है कि हमें तो सिर्फ बोर्ड्स देना है, आप बोर्ड्स दो। जो बच्चों को है कि जेई भी देना है, तो सर आपके लिए जेई के बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। तो चैनल फिर से भाई आपका फेवरेट ट्रेंडिंग ट्यूटर अब तो फेवरेट बनता जा रहा है। बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो यार, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ प्लीज़ वीडियोस को शेयर करो, शेयर कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी आप ही का सहारा है भाई। आप हमें प्यार दोगे तो हम तभी ग्रो कर पाएंगे और बच्चों तक पहुंच पाएंगे, हमारी मेहनत भी तभी रंग लाएगी। ठीक है, आज है हमारा लेक्चर नंबर 6, और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए बता देते हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो आपको टेलीग्राम पे लेके जाएगा, वो वहाँ से, उस चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। और प्लीज़ एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे बने रहना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। डाउट भी है वहाँ पे, डाउट सेशन भी है। ठीक है, जो भी बच्चों के डाउट होते हैं वहाँ पे ले लिया करो, क्योंकि मैं अभी जो असाइनमेंट्स डालूंगा मैं वो टेलीग्राम पे ही डालूंगा। वहाँ उस असाइनमेंट्स का कोई आपको लिंक नहीं मिलेगा। ठीक है, कि वीडियो में कोई लिंक मिल जाएगा, नहीं, वो टेलीग्राम चैनल पे ही आएगी। जैसे, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमने अभी तक क्या किया है। हम चार्जेस, हमारा जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने बताया कि चार्जेस आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा हमने, हमने प्रॉपर्टीज देखी चार्ज की कि चार्ज कैसा बिहेव करता है ना। फोर्स, दो चार्ज बॉडीज होती हैं उनके बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कूलम फोर्स क्या होता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी हमने इसको पढ़ लिया है, जो आपके बोर्ड्स के लिए है, जो आपके बोर्ड के लिए है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल देखा भैया, अगर दो से ज़्यादा चार्जेस आ जाएं तो नेट चार्ज कैसे निकाला जाता है। नल पॉइंट प्रॉब्लम्स देखी, है ना। इसी में आपके इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। क्लियर? एक्सटेंडेड चार्ज, एक लास्ट क्वेश्चन हमने एक्सटेंडेड चार्ज पे किया था, जहां पे हमारा डायरेक्टली कूलम फोर्स नहीं लग रहा था, वहां पे हमने इंटीग्रेशन वाला मेथड किया था।
आई होप आपने इतना रिवाइज कर लिया है। ठीक है, आप लोगों ने इतना रिवाइज कर लिया होगा। अब अब ऐसा क्या बता रहे हो सर? इसी के बेसिस पे ना आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी। असाइनमेंट कह लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन कह लो, मतलब मैं आपको शीट बना के दे दूंगा, या ऐसे ही पीडीएफ, जैसे ये आपकी स्लाइड दिख रही है, यहीं पे क्वेश्चन लिखा होगा, स्लाइड एम्प्टी होगी है, उसी में आपको वो क्या करने हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है भाई, कॉपी पे लिख के करने हैं, कॉपी पे लिख के करो, जैसे मर्जी करो, अपनी अलग कॉपी बना लो। और वो जो असाइनमेंट्स होगी वो बोर्ड्स के लिए अलग होगी। मीन्स आपको दो मिलेंगी, है ना। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। उसमें एक ऐसी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन होंगे, और एक ऐसी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जेई लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसमें जो जेई के क्वेश्चन होंगे मैं बोर्ड के साथ नहीं मिक्स कर रहा, क्योंकि इसमें आपकी 11th भी लगेगी, 11th की काइनेमेटिक्स लगेगी, 11th का एसएचएम लगेगा। ठीक है, तो ब्रोकन सिमेट्री के कॉन्सेप्ट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, मोशन भी वहाँ पे आ जाता है, सब कुछ। तो जिस बच्चे की है अटेम्प्ट होता है करो। और इनके सर आप आंसर की प्रोवाइड कराओगे? नहीं, मतलब वो जो शीट्स मिलेंगी उनमें कोई आंसर नहीं होंगे, आपने जैसे पेपर आता है वैसे ही आपको सोल्व करनी है। तो फिर सर हमें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। ठीक है, बोर्ड्स के भी जो भी होगी, जिस बच्चे को डाउट रहता है, अभी ना एक और चीज़ है कि बच्चों को बहुत डाउट रहता है, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, सर आप थ्योरी बहुत कम करा रहे हो, हमसे थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे। बेटा होंगे, जिस टॉपिक में जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे आपको कराया जा रहा है। ठीक है, मैंने केमिस्ट्री में भी एक एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि बच्चों के बहुत डाउट्स आते हैं हेनरी लो वगैरह को लेके, तो देखते हैं उसको। ठीक है, बोर्ड्स के लिए भी आपका स्पेसिफिक थ्योरी पोर्शन रहेगा, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, केस स्टडी के क्वेश्चन रहेंगे, सब टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे, और जेई के लिए अलग रहेगा। तो आई होप। और ये सर कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है वहीं पे मिलेगी। इसका मैं कोई लिंक नहीं देने वाला वीडियो में। ठीक है, जैसे हर लेक्चर का वीडियो नोट्स, नोट्स के लिए लिंक मिलता है, वैसा कोई लिंक नहीं डलेगा, सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट डाल दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करो, अटेम्प्ट करो। कब मिलेगी? इसी वीक में मिलेगी। तो अभी, ठीक है, आज मंडे है, अभी आपके अगर ये टॉपिक पक्के नहीं हुए हैं तो प्लीज़ इन्हें पक्का कर लो, असाइनमेंट्स आने से पहले आपको ये टॉपिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार आपके पास असाइनमेंट आई, आपने ओपन की और आप देख रहे हो यार ये तो मेरे को आता नहीं है, मैंने नोट्स खोल लिए। ऐसे नहीं सोल्व करनी है बेटा। एक बार आपने असाइनमेंट ओपन कर ली ना, तो उसके बाद आपके नोट्स ओपन नहीं होने चाहिए। वो असाइनमेंट आपको वन गो में लगानी है। वन गो का मतलब एक बार उठाई तो वो खत्म करके ही उठना। ये नहीं है दो क्वेश्चन पहले कर लिए फिर ब्रेक ले लिया, ठीक है, आधा घंटा चलो बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम देते हो वैसे ही ये असाइनमेंट सोल्व करनी है आपको, तभी आपको अपने लेवल का पता चलेगा। और मैं तो कह ही रहा हूँ यार 100%, ठीक है, बोर्ड्स में तो 100% मार्क्स की गारंटी लेता हूँ मैं। जितना मैंने कराया है उतना आप कर लोगे तो बेटा 100% मार्क्स की गारंटी लेता हूँ। हाँ, अगर मैं यहाँ से 100% दे रहा हूँ और आप इसको सिर्फ और सिर्फ 40% ही कर रहे हो, आप अपने एंड से काम नहीं कर रहे हो, तो फिर बेटा मैं 100% की गारंटी आपकी नहीं लूँगा। ठीक है, मैं जो करा रहा हूँ अगर आपको वो 100% याद है तो बेटा बेझिझक पेपर देने चले जाना, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही ये आपकी टेस्ट सीरीज भी समझ लेना इसी को। ठीक, फुल लेंथ टेस्ट भी आएंगे, टाइम बाउंडेशन में भी आएंगे, सब कुछ होगा, आपको टेस्ट भी आपके टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपके सबके डाउट्स क्लियर होंगे। तो प्लीज़ जिसके ये टॉपिक्स अभी कवर नहीं हुए हैं जाके कवर कर लो, इस वीक में आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। ठीक है, और असाइनमेंट जब खोल लो, ठीक है ना, एक बार मूड बना के खोलना। असाइनमेंट आ जाती है डाउनलोड करके मोबाइल में रखो, ओपन भी करने की जरूरत नहीं है, जब खोलोगे जब मेरे ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इससे बाहर नहीं मिलेंगे। ठीक है, बोर्ड्स के लिए भी जेई के लिए भी। ओके बच्चे, तो यहाँ पे हमारा चार्ज वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। 1/3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड पे रहेगा और फिर एक पोर्शन रहेगा आपका गॉस लॉ पे, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ एक और मेरे को क्लैरिफिकेशन देनी है भाई, जो टॉपिक आपके
कॉमन है, ठीक है ना, वो तो कॉमन ही चलेंगे, कॉमन फॉर बोर्ड्स एंड जेई। अब कुछ टॉपिक ऐसे होंगे या कुछ क्वेश्चन के टाइप ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए होंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ और मैंने नहीं बताया कि बेटा ये बोर्ड्स के लिए है, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये जेई के लिए, मीन्स वो दोनों के लिए है। अगर सिर्फ बोर्ड्स के लिए होगा तो वो तो मैं लिख ही दूंगा, मतलब अगर जेई के लिए होगा, बोर्ड्स के लिए तो क्या ही होगा अलग से, ठीक है। बोर्ड्स में सिर्फ लिखने का तरीका चेंज होता है, आपको पूरा डिटेल में लिखना है, ठीक है, इतनी सी बात है। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ ना कि ये टॉपिक स्पेसिफिकली जेई के लिए है, तो बेटा वो दोनों के लिए है, जेई और बोर्ड्स दोनों के लिए। कुछ टॉपिक आएंगे जिसपे मैं लिखूंगा, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा जेई में ही करना है, आपके बोर्ड्स में ये नहीं आएंगे। तो आपकी चॉइस है कि वो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ओके, चलो, जय श्री राम, करते हैं अब अपना ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट। बहुत लेक्चर हो गया, और इन चीज़ों को आपको फॉलो कर लेना भाई, सुन 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 के ना, मतलब ऐसा मत हो जाना कि सर की तो आदत है बोलने की। हाँ, आदत तो है ही है, क्योंकि आपको सुधारना है और आपके नंबर लेके आने हैं, ठीक है। चलो, सोच लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब जर्नल फील्ड क्या होती है यार, अगर मैं प्योर हिंदी वर्ड की बात करूं, लिटरल मीनिंग की बात करूं, फील्ड का मतलब हो जाता है खेत, है ना। खेत मतलब मैदान। एक मैदान में अगर फसलें उगा दी जाती हैं तो उसको खेत बोल देते हैं। हरियाणा साइड में तो देखो ऐसा ही होता है, आपके साइड में पता नहीं। तो फील्ड क्या है, एक ओपन स्पेस है आपके लिए, ठीक है। क्या है, एक ओपन स्पेस है। आप क्रिकेट फील्ड में जाते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो, है ना। पार्क है, पार्क, और अच्छा सर पार्क भी तो मैदान ही है। बेटा पार्क एक बाउंडेड होता है, ठीक है, फील्ड ओपन स्पेस है। क्रिकेट की फील्ड है, ठीक है, जहां मर्जी छक्का मारो भाई, एक बाउंड्री बना दी जाती है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना एक स्पेस है। इलेक्ट्रिक चार्ज का, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और सर मुझे पढ़ के इतना तो समझ आ गया है चार्जेस के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी जो भी होती है ना वो चार्जेस के कारण ही होती है। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो मैं चार्ज के ओपन स्पेस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, चार्ज के स्पेस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिख दूँ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिख दूँ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, तो वो मैग्नेट का स्पेस हो जाएगा। सर ये स्पेस है कौन सा, ये कौन सा स्पेस की बात कर रहे हो। सर ये 3D स्पेस है। 3D स्पेस का मतलब सर, मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक चार्ज बिठा दिया, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज बिठा दिया, सर मैं तो माइनस क्यू बिठाऊंगा, बिठा लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, जो जो भी आपके दिमाग में आता है ना करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रूल्स के हिसाब से, फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से खेलते जाओ, और जितना भी दिमाग में कचरा भरा हुआ है, मतलब जो भी डाउट आते हैं, है ना, अच्छे भी आ सकते हैं गंदे भी आ सकते हैं, दोनों ही तरीके को निकाल लो। जितना टाइम आपको यहाँ मिलता है ना क्लास में, बेटा जितनी मर्जी गलतियाँ करो, जितनी मर्जी अपनी कॉपी काली करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इम्प्रूवमेंट ही होगी, आप कुछ ना कुछ सीखोगे। तो आपके दिमाग में जो भी कचरा आ रहा है कि सर पॉजिटिव क्यों लिया, नेगेटिव ले लेते हैं, ले लेते हैं बेटा, आप नेगेटिव से, अगर मैं यहाँ पे दोनों से नहीं करके दिखा रहा तो उसका मतलब है मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। लेक्चर खत्म होने के बाद अरे सर ने तो यार पॉजिटिव से लिया था, मैं नेगेटिव से लेके देखता हूँ, करो, ठीक है, रफ कॉपी लगाओ, करो, देखो आपकी इंप्रूवमेंट कितनी बढ़ेगी, मतलब थॉट प्रोसेस इसी से बनती है। तो अब ये इसका स्पेस का क्या मतलब है, इसके अराउंड 3D, ठीक है, इसका 3D स्पेस की हम बात कर रहे हैं। अब देखो 2D में मैं 3D तो बना नहीं सकता, सिंपल सी बात है यार, आप अपनी क्रिकेट की बॉल उठाओ या टेनिस की बॉल उठाओ, हॉकी की बॉल उठाओ, जो भी है, एक गोल सा चार्ज उठा लो, स्फेरिकल, ठीक है, गोल सी कोई ऑब्जेक्ट उठा लो, सर गोल नहीं है, अपना स्केल उठा लो, अपना पेन उठा लो, वो भी क्या है, वो एक्सटेंडेड चार्ज हो गए, वो क्या है, वो भी बेटा एक्सटेंडेड चार्ज हैं। अब उसके आसपास ऊपर नीचे एक्स वाई जेड एक्सिस में जितने भी हॉरिजॉन्टल हैं, वर्टिकल एक्सिस हैं, सब में जो भी आपको स्पेस दिख रहा है ना, वो इसका स्पेस है। अब सर फील्ड में अगर मैं क्रिकेट फील्ड की बात कर रहा हूँ तो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये चार्ज की ये फील्ड तो होगी, ठीक है सर, मुझे ये फील्ड तो समझ आ गई कि चार्ज के आसपास का जो स्पेस होता है उसे मैं फील्ड बोल दूंगा,
लेकिन ये फील्ड में करता क्या है? हम तो क्रिकेट फील्ड में जाते हैं तो खेल लेते हैं, है ना, बैट बॉल लेके जाते हैं, खेल लेते हैं। ये चार्ज क्या करता है बेटा? इसकी जो फील्ड होगी ना, उसमें ये पता है क्या काम करता है? ये देखता है कोई और चार्ज बैठा है तो उसके ऊपर फोर्स लगा दो, क्योंकि दो चार्ज हो गए तो आपने फोर्सेस पड़े हुए हैं, इसके बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, ये इसको धक्का देगा। ठीक है ना? कोई नेगेटिव चार्ज बैठा है, उसको खींच लो। मतलब ये फील्ड में फोर्स लगाने का काम करता है। जैसे आपका क्रिकेट फील्ड में जाके क्या काम है? क्रिकेट खेलना। चार्ज का अपनी फील्ड में क्या काम है? फोर्स लगाना। ठीक है, फोर्स लगाने का काम है इसका। समझ आ गई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करोगे भाई? मुझे तो ऐसे समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के आसपास का एक वो एरिया है ना, या एक वो स्पेस है जिसमें वो फोर्स लगाता रहता है। किस पे लगाएगा फोर्स? है भाई, यहाँ पे एक कुत्ता खड़ा कर दो, है ना, एक कुत्ते को खड़ा कर दो, फोर्स लगाएगा? उस पे थोड़ी लगेगा सर, है ना, उसको थोड़ी अपने आप खींच लेगा ये। आपने चार्ज रखा कि आपने अपने पेट को खींच लिया उसी से। ऐसा होता तो कितना मजा आता है। किस पे फोर्स लगाएगा? किसी ना किसी चार्ज बॉडी पे, किसी ना किसी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाने का काम है। समझ आया? क्लियर हुआ? नहीं? अरे अब तो हो गया होगा, बहुत देसी लैंग्वेज में हम देख चुके हैं। क्यों भाई? मतलब अगर ये एक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है? एक टेस्ट चार्ज, मतलब एक प्लस क्यू चार्ज की फील्ड है। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, हमने ये बाउंड्री बना दी, जैसे क्रिकेट की बाउंड्री होती है ना सर, उसकी बाउंड्री बना दी हमने। तो सर इसकी बाउंड्री कितनी होती है? ये इसकी फील्ड है, अभी बताएंगे इसकी बाउंड्री कितनी होती है। मान लेते हैं ये एक फील्ड है, मैंने चार्ज रख दिया यहाँ पे, मेरा भी शैतानी दिमाग है ना, ये बैठा था, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे बैठा था, ये इसकी फील्ड थी, मैं इसके बाहर खड़ा हो गया, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, और बोलो और पास खड़े हो जाते हैं। ये ले भाई, क्यू चार्ज लेके मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। हाँ, अब छेड़ मेरे को, है, अब लगा के दिखा। अब इसकी औकात नहीं है, ये जो फोर्स लगाएगा ना, फोर्स अपने स्पेस के अराउंड ही लगा सकता है, अपनी एक फील्ड में ही लगा सकता है। अब ये इसकी फील्ड थी, अब फील्ड फील्ड कहते कहते थोड़ा सा ढंग से नाम ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड थी, चार्ज है, चार्ज के लिए क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड थी। उसका फील्ड का रीजन हमने कन्फाइंड कर दिया, भैया इतने में ही ये क्या लगेगा? फोर्स लगाएगा, इतनी ही इसकी औकात है। सिंपल सी बात। यहाँ पे खड़े हो गए, चार्ज लेके आप, लगा भाई, आजा मेरे चार्ज को खींच के दिखा, या धक्का मार के दिखा इसको। नहीं है? समझ गए? अब तो समझ गए। अगर मैं यहाँ पे खड़ा कर दूँ, यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज खड़ा कर दूँ, धक्का मारेगा ये, भाग जाए यहाँ से। ठीक है? क्यों धक्का मार रहा है? अरे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहे हैं, खत्म बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड, अब लिखना कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ, और स्पेस भी कैसा? 3D स्पेस। स्पेस की बात कर दी तो स्पेस तो 3D होता है, लेकिन कई बार आपके ना बुक में 3D भी लिखते हैं, है ना, टीचर आपका CBSE वाला खड़ूस हो सकता है, तो यहाँ पे 3D लगा लेना, 3 डायमेंशनल। और 3D को थोड़ा सा और बड़ा करके लिख दो, ऐसे ही तो डेफिनेशन बड़ी होती हैं। इज अ 3D स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट exert force on other charge bodies। यही तो अभी हमने हिंदी में लिखा था, हिंदी में बोला था यहाँ पे, है ना। इसके आसपास क्या कर दो? खड़ा कर दो भैया, फोर फील्ड है इसकी। अब फील्ड में इसका क्या काम है? फोर्स लगाने का काम है। किस पे लगाता है? इलेक्ट्रिक, कोई भी चार्ज बॉडी है उस पे लगाता है सर। आप किसी कुत्ते बिल्ली को खड़े कर दो, उस पे तो लगाएगा नहीं, किस पे लगाएगा? चार्ज बॉडीज पे लगाएगा। समझ गए हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे हिसाब से समझ आ गया, आ गया ना? अरे अपने अपने तुम्हारी भी एक फील्ड है,
एक जगह पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ फैला लो, आपको मूव नहीं करना बिल्कुल भी, बिल्कुल रेस्ट कंडीशन पे। ठीक है, हाथों को ही फैलाना है, पैरों की कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। फैला लो, जितने एरिया को आप कवर कर सकते हो ना, जितनी चीजों को आसपास को उठा सकते हो बिना पैरों की मूवमेंट किए, वो क्या है, वो आपकी फील्ड है ना। कानून के हाथ कितने लंबे हैं, बस वही वाली बात है। तो यहाँ पे इस चार्ज की अपनी एक फील्ड होती है। चार्ज, कोई भी चार्ज पड़ा होगा वो अपने आसपास क्या करेगा, एक फील्ड क्रिएट कर लेता है बेटा। ठीक है, एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। सर क्या सभी चार्जेस की फील्ड एक जैसी होती है? मैं छोटा चार्ज रख दूं, मैं बड़ा चार्ज रख दूं, ना ना ना, है ना। ये इसको आप ऐसे समझो, आपने बचपन में वो चुंबक वाले खेल खेले तो हैं, मैग्नेट को दो मैग्नेट रख देते हो, थोड़ी दूर रख दिया, है ना, नहीं, फिर थोड़ा सा पास लेके आते थे, अट्रैक्ट करता था, नहीं करता था, फिर थोड़ा सा और पास लेके आए, देख रहे हो कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो और पास लेके आते हो। तो वो जहां पे वो अट्रैक्ट कर लेता है वो उसकी फील्ड में आ गया। समझे बात, वो उसकी क्या हो गया, फील्ड में आ गया वो। तो यही बात होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज बॉडीज। क्लियर है बेटा, क्लियर। अब सर इसकी फील्ड कितनी बड़ी होती है, जैसे क्रिकेट फील्ड की तो एक लिमिट होती है ना। आप क्रिकेट जो खेलते हो क्रिकेट फील्ड के अंदर उसकी बाउंड्रीज होती हैं, लिमिट होती है। इस चार्ज की कितनी है फील्ड, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रख दूं प्लस क्यू, आपने कहा सर इसके आसपास का एरिया, है ना, फील्ड को आपने क्या कहा कि आसपास का एरिया। क्लियर, कितना, सर ये तो बात करो कितना एरिया, है ना। देखो भाई, फील्ड की डेफिनेशन अभी आपने क्या पढ़ी, फील्ड के अंदर चार्ज क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। फील्ड के अंदर चार्ज क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। इस पे दोबारा आओ, फील्ड थी, इसके अंदर यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा। अब अगर आप यहाँ पे खड़े हो अपने शैतानी दिमाग के साथ कि मैं तो थोड़ा सा बाहर खड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स जीरो है। यहाँ पे तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा ना ये, यहाँ पे फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो है मतलब यहाँ पे इसकी कोई फील्ड ही नहीं है। तो मेरे को एक चीज ये क्लियर हुई भैया, जहां फील्ड होगी, जितनी फील्ड होगी वहां पे फोर्स लगेगा। जहां फोर्स जीरो हो गया वहां पे फील्ड नहीं है ना। ये चीज मेरे को यहां से क्लियर हुई। तो अब देखो, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2/r²। अब आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो यहां से मैं एक चीज ये लिखूं कि आर की वैल्यू ज्यादा, ज्यादा कितनी बेटा, अगर आर इनफाइनाइट हो, अगर आर क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो हमारा फोर्स क्या होता जाएगा, जीरो होता जाएगा। आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आप ये कह सकते हो यार मैथमेटिकली। जिसका मैथ भी वीक हो रहा है, ये नहीं समझ आ रहा है ये हम क्या बात कर रहे हैं, ये टेंड्स टू का साइन होता है, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स टेंड्स टू जीरो। आर जितना बड़ा होता जाएगा बेटा फोर्स उतना कम होता जाएगा, सिंपल सी बात है ना, यही बात है। तो यहाँ पे ये जो है, ये इसकी रेडियस ही तो है, इस फील्ड की ये रेडियस ही तो है। तो अगर मैं बात करूं, एक आइसोलेटेड चार्ज हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज का मतलब अकेला पड़ा हुआ है चार्ज, और ये रेडियस कहां तक आई, इन्फिनिटी तक। चार्ज की रेडियस कहां तक बनेगी, फोर्स कहां तक लगा सकता है वो, भैया इन्फिनिटी पे जाके मेरा फोर्स जीरो हो रहा है। कहां पे जाके फोर्स जीरो हो रहे हैं, इन्फिनिटी पे जाके। अरे यार मान लो ये आर की वैल्यू थी 10 मीटर, तो 10 मीटर तक ये फोर्स लगा सकता था। आप 10.5 पे भी खड़े हो गए, 10.01 पे भी खड़े हो गए, वहां पे इसका फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वहां पे इसका फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाके जीरो हुई, 10.01 पे जाके। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे फोर्स कब जीरो हो रहा है, इन्फिनिटी पे। हमारे यहाँ पे फोर्स कब जीरो हो रहा है, इन्फिनिटी पे जाके। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हो रही है,
इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैल रही है? इन्फिनिटी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैल रही है बेटा? इन्फिनिटी तक। फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड extends to extends till infinity। भैया इसीलिए हम सिंपल शब्दों में बात करें तो हम कहते हैं अगर कोई चार्ज अकेला पड़ा हुआ है तो उसके आसपास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होगी कहाँ तक होगी? इन्फिनिटी तक होगी। ठीक है, आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जाती है बेटा, बहुत दूर तक जाती है। हाँ, बहुत दूर तक जब आप जाओगे तो आपका फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, फोर्स नेग्लिजिबल होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया है ना। पहले हमने कहाँ से स्टार्ट की कि फील्ड की बात की, स्पेस है, कैसा स्पेस है भैया? जहाँ पे फोर्स लगा पाए। ठीक है जी, फोर्स लगाने वाला फोर्स, तो कितना स्पेस, वो हमने बात कर ली। अगर हम बात करें कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सभी की सेम होगी? सभी की सेम होगी क्या? मान लो एक आपने 10 कूलम का चार्ज लिया और आपने एक 100 कूलम का चार्ज लिया है भाई। एक आपने 10 कूलम का चार्ज लिया, एक आपने 100 कूलम का चार्ज लिया, तो क्या दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी? है? नहीं, है ना। दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है, दोनों की औकात अलग अलग है, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें तो उसी के लिए हमारे पास एक टर्म क्या आती है बेटा? उसी के लिए क्या टर्म आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उसी के लिए आप क्या पढ़ते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ई से लिखते हैं इसको। ठीक है, वेक्टर है। आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सर, आपको बोला है 11th क्लास की बात नहीं करनी है ना, और आप भी बोलते हो जब आप 12th में हो तो 12th पे फोकस करो। बिल्कुल, मैं बस याद दिला रहा हूँ, किसी ने पढ़ी होगी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी होगी कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आपको बताती है क्या? कि भैया किसकी कितनी औकात है, किसकी कितनी औकात है। अभी देखो, हमने ये था, इस पूरी स्लाइड को ही कॉपी कर ले क्या? चलो इसको स्लाइड को कॉपी करके हम यहाँ ले आए। ठीक, अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पे इसने फोर्स लगाया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या आंसर होगा? यस और नो? यस सर, है, बिल्कुल है। ठीक है, कितनी है? इस चार्ज की कितनी औकात है यहाँ पे? ठीक है, इसको ये फोर्स तो लगाया, कितना लगा पाएगा इस फील्ड के अंदर? कितनी फील्ड इसने यहाँ पे क्रिएट करी है, वो हमें कौन बताता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये चीज हमें कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है? किसी भी चार्ज के कारण आपको किसी पॉइंट पे, ठीक है, आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी होती है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या बताता है ये? टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। भैया अगर कहीं पे कोई चार्ज है ना, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? फील्ड लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, उसकी अपनी एक फील्ड होगी। कहाँ पे कितनी है कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से निकालोगे। देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको आधे चैप्टर्स में यही नहीं पता चलता कि निकालना क्या है, पूछा क्या है, निकालूं क्या। फिजिक्स में बोर्ड के बच्चे जो खासकर हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो, बोर्ड के लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं और इसको समझने के लिए अलग। अब आपको कैसे स्कूल में लिख के आना है? स्कूल में जो आपको नंबर चाहिए, है ना, तो उसके लिए क्या लिखोगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट,
is in the field, is force per unit चार्ज, पर यूनिट चार्ज, और इस चार्ज के ब्रैकेट में लिख देना टेस्ट चार्ज। किसकी बात कर रहे हैं? टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है अभी बताते हैं। टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब क्या बड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन पॉइंट इन द फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या है भैया ये? फोर्स पर यूनिट चार्ज। सिंपल सी बात, स्कूल में आपको ऐसे लिख के आना है। फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब सर, भैया फोर्स को चार्ज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज Q है और इसके आसपास अब फील्ड होगी, ठीक है, इसके आसपास क्या है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स रख दिया, यहां एक चार्ज रख दिया Q, इससे R डिस्टेंस दूर, क्लियर। अब यहां पे ये इस पे फोर्स तो लगाएगा, आपको पता है यार कितना फोर्स लगाएगा, कूलम लॉ से आप निकाल सकते हो, है ना। अब यहां P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हमें कैसे पता लगेगा? इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं, EP। EP का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या डेफिनेशन है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब फोर्स अपॉन चार्ज। सर ये चार्ज मैंने स्मॉल क्यू क्यों लिया, कैपिटल क्यू क्यों नहीं लिया? भैया कैपिटल क्यू के कारण तो आप निकाल रहे हो, फोर्स तो किस पे लगा रहा है, वो किस पे फोर्स लगा रहा है, स्मॉल क्यू पे लगा रहा है ना। अभी हमने, मेरे बच्चे, यहाँ पे हमने देखा ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका काम क्या होता है, फोर्स लगाना। तो जिस पे फोर्स लगाया है वही तो हमें बताएगा। भैया आपने किसी को मुक्का मारा तो आप बताओगे कितनी जोर से लगा, या सामने वाला बताएगा कितनी जोर से लगा? बहुत जोर से लगा यार, बस वैसे ही काम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज। अब इन दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा, K Q अपॉन R स्क्वेयर डिवाइडेड बाई Q, ये चार्ज वाला, तो यहां से ये कैंसिल हुई, तो क्या आया, KQ बाय R स्क्वेयर, KQ बाय R स्क्वेयर। तो यही होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चे, तो आप कैसे निकालोगे? उस पॉइंट पे जो चार्ज है, उस पॉइंट पे चार्ज जो है उसको ले और उससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। फोर्स निकालो उस पॉइंट पे और डिवाइड कर दो। ये चीज आपको करके आनी है स्कूल में, ये चीज आपको पूरी तरह से ऐसे ही और ऐसे ही डायग्राम बना के ऐसे ही डब्बे में बंद करके लिख के आना है। तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 2 नंबर में पूछी जाती है ना, सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करो, तो बेटा ऐसे लिख के आना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख के आनी है। अब समझने की बात करें, अब अगर हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, कोई भी चार्ज है प्लस Q, उसके कारण एक R डिस्टेंस पे हमने P पॉइंट लिया, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, यहां पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब क्या है यूनिट चार्ज का, मतलब क्या है? अगर बेटा देखो, मैं यहां पे एक चार्ज रखता हूं 1 कूलम का, मैंने क्या रखा, 1 कूलम का चार्ज रखा, ये कैपिटल क्यों था, इन दोनों के बीच में मुझे फोर्स बताना क्या लगेगी, फोर्स एट पॉइंट P,
ठीक है, प्लस क्यू प्लस 1 कूलम चार्ज पे, के कैपिटल क्यू 1 कूलम अपॉन आर स्क्वेयर, के कैपिटल क्यू 1 कूलम अपॉन आर स्क्वेयर। और अगर मैं यहां से जाऊं, के कैपिटल क्यू 1 कूलम अपॉन आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 कूलम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 कूलम, कैंसिल करो, क्या आया, के क्यू बाय आर स्क्वेयर। और यहां से मेरा फोर्स कितना आ रहा है, फोर्स पी पॉइंट पे कितना आ रहा है, के क्यू बाय आर स्क्वेयर। अरे बाबा, अरे ये क्या हो गया सर, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी के क्यू बाई आर स्क्वेयर आ रही है, फोर्स भी के क्यू बाई आर स्क्वेयर आ रहा है, मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम 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 है भाई। यहां से अगर आपका दिमाग चला तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होता अगर इस चार्ज की वैल्यू, अब आप फॉर्मूले में ध्यान से देखो, ई क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज, चार्ज की आप वैल्यू 1 कूलम कर दो, चार्ज की वैल्यू कितनी कर दी, 1 कूलम कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई, फोर्स के बराबर आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गई, फोर्स के बराबर आ गई। तो बेटा जो आप पिछले 5 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हो ना, कूलम फोर्स कूलम फोर्स, बस आपको वही ध्यान देना था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण क्या होती है बेटा, 1 कूलम पे जितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। यहां से मैं एक लाइन लिख रहा हूं, अब कितने बच्चे उसके साथ एग्री करते हैं तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है भैया, फोर्स ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन किस केस में, जब दूसरे वाला सामने वाला चार्ज की वैल्यू क्या हो, 1 कूलम हो। बात समझ आई, अरे देखो, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, आर डिस्टेंस, फोर्स क्या रखे गए, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। इफ Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम, Q2 को क्या कर दो आप, 1 कूलम कर दो, तो 1 कूलम के कारण, 1 कूलम पे इस Q1 ने जितना फोर्स लगाया वही उसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जो फोर्स आएगा के Q1 बाय आर स्क्वेयर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 एट अ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे Q1 के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वही है ये। समझ आई बात, समझ आई बात। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेरी क्या कहती है, अगर कोई आपसे पूछता है सर इस प्लस क्यू के कारण इस पी पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस दूर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे बच्चे आप कैसे निकालोगे, प्लस चार्ज लिया क्यू, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, उसके ऊपर क्या करो, 1 कूलम का चार्ज बिठा दो, क्या करो, 1 कूलम का चार्ज बिठा दो और फोर्स निकाल दो, क्या कर दो, फोर्स निकाल दो, कितना आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वेयर, और इसी को क्या बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक, ड्यू टू अ चार्ज क्यू इज के क्यू बाय आर स्क्वेयर, के क्यू बाय आर स्क्वेयर, क्लियर है। और अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ आ गया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई झंझट नहीं है, बस क्या है,
फोर्स जो अभी आप निकालते आए हो कूलम्स फोर्स, उसमें एक चार्ज की वैल्यू क्या कर दो, 1 कर दो। ठीक है, एक चार्ज की वैल्यू क्या कर दो बेटा, 1 कर दो। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट चीज, यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो ना क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, एम एल T-3 A-1। ठीक है, कैसे आए सर, अरे फोर्स के आपको पता है, ML T-2, चार्ज के होते हैं बेटा AT, तो ऊपर चला जाएगा, T-3 हो गया, A-1 हो गया। ठीक है, तो यहां से आए डायमेंशन। क्लियर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब इसमें वेक्टर लॉज लगेंगे, इसको आप सीधा सीधा ऐड नहीं करना। क्लियर है, सीधे सीधे ऐड नहीं करना। ठीक है, अब सर आप कह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर आप जब से प्लस क्यू चार्ज ले रहे हो, आर डिस्टेंस पे इसको बिठा रहे हो, है ना, और यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हो, और आप क्या कह रहे हो सर, वैल्यू आई और ऊपर एरो का साइन भी लगा दे रहे हो, वैल्यू आई के क्यू बाय आर स्क्वेयर। अब अगर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है सर, ये आप इसको अगर बार बार वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हो, इसके सिर पे तीर का निशान लगा दे रहे हो, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन की तो आपने बात ही नहीं की, है ना। डायरेक्शन के लिए मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया सर, जब आपने यहाँ बोला, या तो पहले ही आ गया था, या फिर अब यहाँ आपने जब 3-4 बार बोल दिया, अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, यहाँ पे मेरे को डायरेक्शन बताओ, यहाँ पे मेरे को क्या बताओ, डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कैसी होगी, है भाई। ये जो आप लिख रहे हो, ये क्या है, वैल्यू है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ही तो है। अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले रहा हूँ, और इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इसके कारण, तो इसकी वैल्यू तो मुझे पता लग गई, के क्यू बाय आर स्क्वेयर। सर अगर मैं यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज बिठाऊं, तो फोर्स की वैल्यू, फोर्स किधर लगता, ऐसे लगता फोर्स, ऐसे लगता ना फोर्स, तो यही तो, अगर फोर्स ऐसे लगता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी लगेगी भैया, फोर्स इसको रिपेल करता, प्लस चार्ज है, प्लस कूलम के कारण, +1 कूलम बिठाना है यहाँ पे, है ना, तो फोर्स कैसे लगता बेटा, इसको रिपेल करता, जो फोर्स की डायरेक्शन वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब सर अगर, अब यहाँ पे तो हमें 1 कूलम का ही चार्ज बिठाना है, इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, हमने यहाँ पे क्या करा, अपना चार्ज जो है वो नेगेटिव ले लिया, और यहाँ पे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे एक 1 कूलम का चार्ज रख दिया, +1 कूलम। अब इस केस में सर, इस केस में वैल्यू कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वैल्यू तो बेटा यही आनी है, के क्यू बाय आर स्क्वेयर। क्यू नेगेटिव है, अभी देखो इसका क्या फर्क पड़ेगा, और डिटेल में समझाता हूँ। लेकिन यहाँ पे इसके बीच में फोर्स कैसा लगता,
ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये खींचता है इसको, ऐसे लगता ना। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें कैसे लगेगी, इधर की तरफ। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, दूर जा रही है, अवे, ठीक है, अवे है। और नेगेटिव चार्ज के कारण टूवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज के कारण टूवर्ड्स। क्लियर, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख दूं, अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे मेरे को दो चीजें लिखने में कोई झंझट नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, कैसी होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। और नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज होती है, चार्ज की तरफ आएगी, है ना। जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन पढ़े थे क्लास 10th में, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, बस वैसे ही। तो क्या ये बात क्लियर है, बोलो, क्या ये बात क्लियर है ना। चलो जी, बहुत बहुत बढ़िया। अब अगर मैं, मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाऊंगा सर मैं, बाहर की तरफ। इसके कारण कैसे बताऊंगा मैं, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है बेटा, अवे होती है। अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम बनाएंगे तब हम इनके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के कारण चार्ज के पास आ रही है सर, चार्ज के पास आएगी, ठीक है, चार्ज के पास आएगी। अभी ये आइसोलेटेड चार्ज की है, आइसोलेटेड चार्ज मतलब जो चार्ज अकेला पड़ा हुआ है, उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है, कोई किसी और पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, अकेला है, ठीक है। सर ये आ कहाँ से रही है, बहुत दूर से, कितनी दूर सर, इन्फिनिटी से। सर ये कहाँ पे जा रही है, बहुत दूर, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, ठीक है। पढ़ाना भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड आइसोलेटेड चार्ज के कारण कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। क्लियर। और मैं चलो आगे बताता, वैसे लिख देता हूँ, ये आउटवर्ड तो है लेकिन ये रेडियली, रेडियली मतलब किसी एंग, ऐसे ना निकाल देना भैया, किसी एंगल पे निकाल दो, ऐसे इस चार्ज के कारण कभी ऐसे नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउट मतलब सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे निकलेंगी, ठीक है। रेडियली, रेडियली का मतलब क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे निकलेंगी। अगर ये स्फेयर है तो 90 डिग्री के एंगल पे निकलेंगी। कोई अगर मैं ऐसे सिलेंड्रिकल चार्ज ले लेता तब भी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती, ना कि ऐसे, ठीक है, ये चीज गलत है। या आगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पढ़ेंगे ना तब सीखोगे, अभी के लिए वैसे बता रहा हूं, अगर लिखना है रेडियली आउटवर्ड और इसके कारण रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड एंड रेडियली इनवर्ड, ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, कुछ बढ़िया बढ़िया से जो हमारे काम आएंगे। क्या अभी आपने ये चीज़ देख ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। एक कूलम पे कितना चार्ज लग रहा है, एक कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है, वो उसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा मैं, अगर मेरे को एक कूलम का पता है तो फिर तो मैं कितने भी पे निकाल सकता हूँ, यूनिटरी मेथड हो गया सर ये तो, है ना। एक कूलम पे जो फोर्स होता है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता देते हो। मान लो अगर मेरे को ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मैं कहता हूँ ये प्लस क्यू चार्ज है और इसके कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कितनी वैल्यू है, 10 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है ये किसके बराबर है, फोर्स ऑन 1 कूलम के,
फोर्स ऑन, चलो लिख देते हैं, फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने पी पॉइंट पे ना 5 कूलम का चार्ज रख दिया, पी पॉइंट पे कितने कूलम का चार्ज रख दिया, 5 कूलम का चार्ज रख दिया, इसके बीच में फोर्स बता दो, डायरेक्टली नहीं मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, कितना होगा 50 कूलम, कितना होगा 50 न्यूटन, सॉरी। क्यों सर ऐसा कैसे हो गया? भैया 1 कूलम पे फोर्स कितना है 10, तो 5 कूलम पे कितना हो जाएगा 50, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ही तो है यार। 1 कूलम पे फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो 5 कूलम पे कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, 5 × 10, 50 न्यूटन, डायरेक्टली पता लग गया मेरे को, है ना। क्लियर है। ये क्या है, 5 क्या है, 5 मेरा क्या है, चार्ज। ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे ही तो करा है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको कहीं पे वैल्यू दी है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 10 न्यूटन पर कूलम है, 5 न्यूटन पर कूलम है, तो मतलब वो आपको फोर्स बता रहा है 1 कूलम चार्ज पे। ठीक है। वो आपको सिर्फ उसको आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में नहीं देखना, उसका एक हिस्सा आपके दिमाग में फोर्स के हिसाब से भी चलना चाहिए। अगर मेरे को यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, चलो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है इतनी, ठीक है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही खेलना है तो क्वेश्चन बताएगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी चीज रहनी चाहिए, इसका मतलब ये भी है कि भैया अगर यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा हो तो उस पर इतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 यूनिट चार्ज पे 1 कूलम के चार्ज पे फोर्स के बराबर होती है। कॉन्सेप्चुअल है, आज पूरी थ्योरी चलेगी, आज कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। वह आपको पहले बताना भूलेगा, आज थ्योरी आपकी पक्की करेंगे। क्लियर। तो यहां से मैंने क्या निकाला, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। सर बड़ा बेसिक साधा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, इतना झंझट, इतना खींची जा रहे हो इस बात को। बेटा ये टॉपिक जो अभी आपका चल रहा है ये हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक है। न्यूमेरिकल तो बनेंगे, न्यूमेरिकल तो बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल तो देखो बनेंगे ही बनेंगे, इजी भी बनेंगे, ठीक है, एडवांस लेवल पे जाओगे मुश्किल भी बनेंगे, लेकिन बोर्ड्स के लेवल पे ये जो आपको ये चीज करा रहा हूं ना मैं, ये आपके बोर्ड्स के लेवल पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए है। अपनी कोई सी भी बुक उठाओ जो भी तुम्हारे टीचर बोर्ड्स के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, मॉडर्न एबीसी कर रहे हैं, प्रदीप कर रहे हैं, एस एल अरोड़ा कर रहे हैं, कुछ वीडीसी पांडे, कुछ कुछ मर्जी उठा लो यार, कोई भी कह रहा है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन दे के देखो आपको कितनी थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग है, आपको बता देंगे। वो जो आपके बुक्स में वेरी शॉर्ट आंसर करके एक सेक्शन होता है ना, कॉन्सेप्चुअल करके एक सेक्शन होता है, वो चीज आपको बता देगी। अगर आप 10 क्वेश्चन लगा रहे हो उसमें से आपके कितने ठीक हो रहे हैं, बात है, ठीक है। उसके लिए जो आपके एमसीक्यू में बनते हैं, फिर कहते हैं सर फिजिक्स के ना एमसीक्यू बड़े टफ है बोर्ड में, कुछ टफ नहीं होता, आपने थ्योरी फ्रंट पे खेला नहीं है बस। अब अगर मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके बता दूं ना, तो ये वाली बात जो है, ये वाली जो बात है वो आपको इतना पचेगी नहीं, और यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। अब यहां से एक और चीज देखो भाई, चार्ज तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्या है, स्केलर है। तो चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, दो टाइप के हो सकते हैं चार्ज, चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अगर यहां पे पॉजिटिव हो तो फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स प्लस क्यू इंटू ई, प्लस क्यू इंटू ई, मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल ही होगी, जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड उसी साइड फोर्स। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहां पे रखूं, F इज इक्वल टू, अब क्या आएगा माइनस क्यू इंटू ई, माइनस क्यू इंटू ई। अब मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया है कि बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी के आगे अगर नेगेटिव लगा है, ये आपका मैथ वाला नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। ये नेगेटिव किसके लिए है यहाँ पे, डायरेक्शन के लिए,
ये एक नेगेटिव क्या बता रहा है, हाँ नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। किसके ऑपोजिट भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव, मतलब जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड उसी साइड आपका फोर्स। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पे फोर्स लग रहा है, इस प्लस क्यू चार्ज पे। फोर्स किस पे लगेगा, प्लस क्यू चार्ज पे। ठीक है, क्लियर है भैया। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो ना, उसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पे इसका मतलब क्या है, फोर्स इज एंटी पैरेलल, या फिर फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या कहो एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर समझ नहीं आया, अब आएगा। क्या हो रहा है, मुड़ रही है ना, छोटी बनाते हैं। फिर मुड़ रही है भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी चार्ज के कारण, मतलब पता नहीं कौन सा चार्ज होगा कहीं पे पड़ा होगा, उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज बिठा दूं और एक नेगेटिव चार्ज बिठा दूं, है भैया, एक हमने पॉजिटिव चार्ज बिठा दिया और एक हमने नेगेटिव चार्ज बिठा दिया। अब आप सोचो यार, आपको पहली स्लाइड पे मैंने क्या बताया था। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी ना किसी फोर्स के कारण, किसी ना किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी, है ना, किसी ना किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी। और आपने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज टिका दिए, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। इन पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, चार्ज का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो करता क्या है, फोर्स लगाता है जी चार्ज पे, है ना, क्या करता है, फोर्स लगाता है चार्ज पे। तो अब यही तो सीन आपने किया है। तब आपके पास ऐसे घुमा के दे देते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर क्या करें। भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी ना किसी चार्ज के कारण आई होगी, है ना, हवा में तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घूम नहीं रही, इलेक्ट्रिक फील्ड की बारिश हो रही है, किसी ना किसी चार्ज के कारण आई होगी। और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने ये दो छोटे छोटे मासूम से चार्ज बिठा दिए, इन पे क्या करेगा, उसका काम क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्रिकेट फील्ड में आपका काम क्या होता है, खेलना ना क्रिकेट के साथ, मतलब बॉल्स के साथ। अब ऐसे ही इसका काम क्या होगा, चार्ज के काम, इस पे फोर्स लगाएगा। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण F इज इक्वल टू क्यू ई होगा। और ये प्लस, प्लस का मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी राइट हैंड साइड पे है तो फोर्स की वैल्यू, फोर्स भी किधर होगा, राइट साइड पे होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू ई। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, Q इंटू ई। अब सर यहाँ पे माइनस चार्ज है, F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। वैल्यू ये तो क्या है, वैल्यू है, ये क्या है आपकी वैल्यू है। ये नेगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी राइट साइड में है, फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में, फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में। वैल्यू कितनी होगी, क्यू ई, वैल्यू तो क्यू ई ही है। ठीक है, क्लियर है, बहुत सस्ती सी चीज है। पहली स्लाइड से हम यही बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने मतलब ही समझना सीखा तो मतलब ही हमने ये समझा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण होगी। क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज, फोर्स लगाता है, फोर्स फोर्स खेलता है। वो तो आप क्रिकेट फील्ड में क्रिकेट क्रिकेट खेलते जाते हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी फोर्स फोर्स खेलता जाता है। तो फोर्स ही तो लग रहा है, तो हम क्यों फोर्स बना रहे हैं भैया। डेफिनेशन ही आपकी यही कहती है। अब आप रट्टा मारते हो, है ना, ये डायग्राम ऐसे ऐसे आ जाते हैं फिर आपके सामने, फिर आपको पता नहीं चलता करना क्या है इसमें। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है कि चार्ज बिठा दिया, फोर्स फोर्स खेल लो, बस काम खत्म।
इतना सा काम है। अब और क्या काम है सर? मेरे को पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं मेरी। कौन सी यादें? मैंने बचपन में, ठीक है, आपने 11th क्लास को बोलने से मना किया है। मैंने बचपन में ही पढ़ लिया था 9th क्लास में कि बेटा, कोई अगर ऑब्जेक्ट है आपका, कोई बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स अगर आप लगाते हो तो ये बॉडी मूव करती है। ये बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी। मूव करेगी मतलब भागेगी ये, है ना? मूव करेगी तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, जो भी बोलो। तो एक कुछ ना कुछ इसमें एक्सेलरेशन भी होगा। कुछ ना कुछ इसमें एक्सेलरेशन भी होगा। अब ये चार्ज क्यों है? क्या है ये बेचारा? चार्ज क्यों है ये? अब आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में बिठा दिया। आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में बिठा दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चार्ज ने क्या करा? फोर्स फोर्स खेलना स्टार्ट कर दिया। अब ये इधर फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगा रहा है तो थोड़ी देर के बाद ये चार्ज भागेगा भी, है ना? अब ये चार्ज, क्यू चार्ज जो है, इस ये क्या करेगा? मोशन। फोर्स लगा है तो इसमें क्या होगा? मोशन होगा। चलेगा ये? चलेगा तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? कितने टाइम पे जाके ये रुकेगा? सब बातें आ जाएंगी बेटा यहाँ पे। ठीक है, सब बातें आ जाएंगी यहाँ पे। तो प्लस क्यू चार्ज अब मोशन करेगा, मोशन करेगा तो उस पर एक्सेलरेशन भी होगी। एक्सेलरेशन कितनी होगी इसकी? सर क्या पूछ रहे हो? सही पूछ रहा हूँ यार, आपके सीबी। अब कुछ बच्चे को ये चिंता होगी, सर तो हैं 11th वाला जोड़ दिया सर ने, एक्सेलरेशन पे आगे कट लो यहाँ से, ये सीबीएसई में नहीं है। बुक उठा के देख लो, सीबीएसई में है। जब तक मैं नहीं बता रहा ना कि ये टॉपिक आपका सीबीएसई का नहीं है, तब तक वो आपके सीबीएसई में है, बोर्ड्स में आएगा। बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अरे तो सिंपल सी तो बात है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फोर्स जो भी लग रहा है, मास, मास ऑफ द बॉडी। ए, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अब हमारी बॉडी यहाँ पे क्या है? ये बेचारा प्लस क्यू, छोटू सा चार्ज है, बड़ा सा भी हो सकता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई? एफ अपॉन एम। एफ अपॉन एम। तो कितना लग रहा होगा? एफ की वैल्यू डालो। इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है? कितना फोर्स लग रहा है? क्यू ई। तो फोर्स क्या आ गया? क्यू ई अपॉन एम। फोर्स कितना आ गया? क्यू ई अपॉन एम आ गया। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? अरे समझ गए ना? बहुत बढ़िया। ठीक, वेरी गुड। लर्न कर लो इसको, फिर पूछेंगे वो। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या लगेगी? क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। एम क्या है? चार्ज बॉडी का मास। जो भी बॉडी आपने डाली है उसका मास क्या है? मान लो अगर आपने इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर देना, 9.1 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब वो बेटा आपसे, अब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया ना, अब आपसे वो गंदे तरीके से खेलना स्टार्ट कर देगा। कैसे? मान लो सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब हम कहते हैं, सिचुएशन ले लेते हैं हम, कि आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ना एक क्यू चार्ज फेंक के मारा। फेंक के मारने का मतलब क्यू चार्ज जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज आपने ऐसे वेलोसिटी इधर दे रखी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मान लो यू से लिखते थे ना इनिशियल वेलोसिटी, तो यू स्पीड से इधर देख के मार दिया आपने, फेंका, है ना? तो भाई ये इधर जा रहा है, आपने इसको किस साइड फेंका है? जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट साइड। जी बात समझ आती है?
तो इस पे फोर्स लगेगा एक। हाँ जी सर लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स? पॉजिटिव चार्ज है सर ये, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। सही पकड़े हो। पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स हमने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब एक बॉडी इधर जा रही थी, आप उसको पकड़ के इधर खींच रहे हो, रुकेगी ना? अरे भैया रुकेगी या नहीं रुकेगी? रुकेगी सर। कितने टाइम में रुकेगी? हैं? कितने टाइम में रुकेगी ये? कितनी दूर जाके रुकेगी? है भाई? कितने दूर जाके रुकेगी? कितने टाइम में रुकेगी? दोनों लगा सकते हो। स्टॉपिंग टाइम निकालते थे ना क्लास 11th में, स्टॉपिंग डिस्टेंस। यहाँ से भी पूछ लेंगे आपसे, उनको यहाँ पूछने में थोड़ी शर्म है भाई? उनको यहाँ पूछने में कोई शर्म थोड़ी है। बहुत बढ़िया, निकालो ना फिर। कैसे निकालना है? तो याद नहीं आ रहा। अब किसी बच्चे को काइनेमेटिक इक्वेशन याद आ रही होंगी, बहुत बढ़िया, है ना? किसी बच्चे को यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशंस याद आ रही हैं? याद आ रही हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके दिमाग में ये भी आ रहा हो, सर v तो हम ऐसे भी लिखते थे dx/dt। टाइम यहां से निकालना पड़ेगा क्या, या यहाँ पे डायरेक्ट होता था v = u+at? यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, कब कौन सा लगाना है? किसी को तो ये दिमाग में ही नहीं आया, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसके ये दिमाग में ही नहीं आया, है ना? अब कुछ बच्चों ने निकालना स्टार्ट भी कर दिया होगा काइनेमेटिक इक्वेशन से। तो मेरा उनसे क्वेश्चन है, बेटा काइनेमेटिक इक्वेशन क्यों लगाई? किसने कहा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाओ? आपके अंतरात्मा से कैसे आवाज आई कि आपको यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन लगानी है और ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड नहीं लगाना है, कैलकुलस नहीं यूज करना, काइनेमेटिक डायरेक्ट इक्वेशन यूज करनी है? किसने बताया आपको? मैंने तो अभी तक बताया नहीं। तो स्कूल के टीचर ने बताया था सर। बोर्ड में स्कूल का टीचर बैठेगा पेपर देने, बताएगा इस क्वेश्चन में ये कर ले, या जेई में भी उसी को लेके जाएगा? भैया आप कोई चीज लगा रहे हो ना, आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों करा, मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अच्छा ये कंडीशन ऐसी है तो यहाँ पे मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। अब काइनेमेटिक इक्वेशन लगेगी यहाँ पे, स्कूल के टीचर ने जो आपको बताया सही बताया, क्यों लगेगी? आप अपने दिमाग से सोचो ना, मेरे को कैसे पता लगेगा? स्कूल के टीचर ने तो बता दिया, अब वो मेरा पर्सनल असिस्टेंट तो है नहीं कि साथ साथ चलेगा, मेरे क्वेश्चन पढ़ेगा, रीड करके बता देगा ये लगा दे भाई। तो आपको कैसे पता लगा? सर काइनेमेटिक कंडीशन देखो, कैन वी यूज काइनेमेटिक इक्वेशंस? क्या हम यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज कर सकते हैं? बताओ। कर सकते हैं सर। अभी अपनी आपने बताया कि काइनेमेटिक इक्वेशन लगेगी, कैसे पता लगा? सर को तो पता लग गया, तुम्हें भी पता लगना चाहिए क्योंकि पेपर अल्टीमेटली आपने देना है। मेरे को याद आ रहा है काइनेमेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होती थी। कंडीशन टू यूज काइनेमेटिक इक्वेशन, यार एक तो छोटा लिख देते हैं इसको, काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होती थी? क्या होती थी? अरे सर ऐसा भी कुछ होता था? हैं? ऐसा भी होता था कि कुछ होता था? कुछ बच्चों को याद आ गया होगा, बहुत बढ़िया। नहीं याद आ रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ऐसा मत चले जाना यार 11th में घुस जाओ, यहीं पे बता तो रहा हूँ। काइनेमेटिक इक्वेशन जब भी आपको लगे, आपके दिमाग में आए कि सर यहाँ पे मैं काइनेमेटिक इक्वेशन याद लगा सकता हूँ, तो लगानी है या नहीं लगानी कौन बताएगा आपको? एक्सेलरेशन। कौन बताएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे बताएगा? एक्सेलरेशन चेक कर लेना कांस्टेंट है या नहीं। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हो, अगर वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो आप नहीं लगा सकते। कंडीशन टू यूज काइनेमेटिक इक्वेशन यही है आपकी कि बेटा आपको जब भी आपके दिमाग में आए कि मेरे को काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करनी है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको चेक करना है क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं। अब ये चार्ज बॉडी है, आपने इसको फेंक फूंक के मार दिया, ठीक है, कहीं पे भी मारा मारा, अब एक्सेलरेशन लगेगा इस पे?
यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा है, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एफ बाई एम, और इस पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा ये कांस्टेंट है या नहीं? भैया चार्ज की वैल्यू फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, कांस्टेंट है, मास, इस बॉडी का मास जो है जितना भी आपने लिया, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, वो फिक्स ही है ना? तो यहां से सब कुछ चीजें फिक्स आ रही हैं, चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। तो मेरे को यहां से दिख रहा है कि एक्सेलरेशन की जो ये वैल्यू है क्यू ई बाई एम, दिस इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट है। तो मैं यहां पे आई कैन अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशन, आई कैन अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आप काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हो, और जो आपका था स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये दोनों के दोनों आप निकाल के दिखा सकते हो। किससे दिखा सकते हो, हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन से। कैसे टाइम निकालना है, पहली इक्वेशन क्या कहती थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग का मतलब रुक जाएगा, रुक जाएगा तो इसकी फाइनल कंडीशन, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, स्टॉप होने का मतलब नीचे ही लिखते हैं, व्हेन चार्ज विल स्टॉप, व्हेन क्यू स्टॉप्स, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी बेटा वो जीरो होगी। हाँ सर इतनी तो आती है फिजिक्स। तो जीरो इज इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यू ई बाई एम इंटू टी। ठीक है, अच्छा सर प्लस या माइनस, चार्ज यहाँ पे है भाई, प्लस में लेना है या माइनस में लेनी है, प्लस में लेना है माइनस में लेनी है? सर यहाँ पे माइनस में आएगा, क्यों, क्यों आएगा माइनस? बिल्कुल ही लेके जा रहे हो सर 11th में। भैया फोर्स एक्सेलरेशन भी इस पे इस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन भी होती है। ठीक है, ए की डायरेक्शन ये है, वी की डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। क्लियर? तो ये इधर कितना आ गया, क्यू ई टी बाई एम इज इक्वल टू यू। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, एम यू अपॉन क्यू ई। इतने टाइम में आके ये रुक जाएगा। क्वेश्चन में आप 2 नंबर में ड्राइव भी करना आ सकता है बोर्ड्स में, ठीक है, बोर्ड में ड्राइव करना आ जाएगा। क्वेश्चन में वैल्यू दी हो, वैल्यू डाल के आप निकाल सकते हो। स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग टाइम हमारे पास एक इक्वेशन थी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। वेरी गुड, वी स्क्वेयर 0 माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 जा रहा है 2 माइनस क्यू ई बाय एम इंटू एस। ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम यू स्क्वेयर अपॉन 2 QE, एम यू स्क्वेयर अपॉन 2 QE इज इक्वल टू एस। ये आपका क्या आ गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस एस। ठीक है, स्टॉपिंग टाइम हम ले लेते हैं टी। क्लियर है? ऐसे 1-2 नंबर में आपके निकालने आ सकते हैं। और अभी तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ बेटा, जितना भी आपने क्लास 11th में पैराबोला पढ़ा है ना, पैराबोला कह रहा हूँ, कौन सा मोशन है वो, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, पैराबोलिक तो उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन जितना पड़ा है वो सारा का सारा लग सकता है भाई। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन वो सारा का सारा लग सकता है। क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि आपका एक चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज है Q, जिसका मास है m, जिसका मास है m, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा, उसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ठीक है, अब इस चार्ज पे, इस चार्ज को रखना है आपको रेस्ट पे।
अब इस चार्ज को रेस्ट पे रखने के लिए, ठीक है, क्या कंडीशन होनी चाहिए? इस चार्ज को रेस्ट पे कैसे हम रख सकते हैं? इस चार्ज की क्या वैल्यू होनी चाहिए? कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे? कैसे आप इसकी वैल्यू निकालोगे? ये सारी की सारी चीज़ें सोच के आना, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें सोच के आना। रेस्ट की कंडीशन क्या होगी? कंडीशन टू कीप चार्ज एट रेस्ट। सोच के अपने आप सोचना बेटा, ठीक है, किसी की हेल्प मत लेना, जितना सोचा जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में हजारों गलतियां करो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बस बोर्ड में नहीं करनी, जेई में नहीं करनी। जितना आप गलती करोगे आपके दिमाग से उतना गलत चीज़ें बाहर निकलेंगी और सही चीज़ों के लिए स्पेस बनेगा, और स्पेस बनेगा तो उसमें सही चीज़ें जाके फिट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। आज के लिए थ्योरी थी, ठीक है, कुछ थ्योरी और चलेगी और फिर मैं इस पे क्वेश्चन कराने, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दूंगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे भाई इस पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, अभी हम उसमें थ्योरी भी करेंगे, लेकिन उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उसको भी देखेंगे। तो पढ़ो भाई, आज हमारी क्या स्टार्ट हो चुकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सी बात। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, बेस्ट ऑफ लक।